हेलो दोस्तों, विवेक की बात में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जिस इंसान से आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए पढ़े लिखे इंसान। मैं आज इनसे मिलाने का मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप लोग आजकल जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे या जो हो चुका, क्योंकि जो प्रधान जी हैं धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी बातें सुनी। स्टूडेंट की जो मांगे थी, उसके बाद जो जो नारे लगाए गए, बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई। तो उसके चलते मैंने सोचा कि वहाँ पे तो मैं नहीं पहुँच पाया, लेकिन जेन्युइन एक जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में क्या चल रहा है शिक्षा नीति के तहत, या जो कुछ आजकल सरकार जो कुछ कर रही है, जो डेवलपमेंट कर रही है, या जो भी है, एक स्टूडेंट से मैं बात करना चाहता हूँ और इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि इनके अंदर क्या भाव है, इनका क्या ओपिनियन है आज के समय में। तो और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भी एक अच्छे स्टूडेंट, इन्होंने कई एग्जाम दिए, डिफेंस के कई एग्जाम, सीडीएस एनडीए जैसे अच्छे अच्छे एग्जाम दिए हैं, यूपीएससी के कई एग्जाम दिए हैं। सो इनसे बात करना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है। सो आज मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई और बहुत अच्छे इंसान मिस्टर आनंद तिवारी। तो आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद क्वेश्चन जो है मैं अपना पूछूंगा। मैं अपनी पढ़ाई, मेरा नाम आनंद कुमार तिवारी है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इनका छोटा भाई, मेरे बड़े भाई। और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, 6th-12th मैंने सुल्तानपुर सरस्वती विद्या मंदिर वेस्ट माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर वहाँ से कंप्लीट किया। और मैंने अपना 12th, मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की अपनी, और मैं यहाँ नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया था। आफ्टर 12th मैं गोवा चला गया और वहाँ पे जाकर देखा मैंने वहाँ की जो आम इंसान है, वहाँ के जो लोकल्स हैं, वो किस तरह से जीते हैं, मतलब किस तरह से अपनी जिंदगी को देखते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं और पढ़ते हैं, कैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, उनका परसेप्शन कैसा होता है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद मैं आया, मुझे अच्छा ही लगा जॉब का। मुझे गवर्नमेंट जॉब में, मुझे जैसे डिफेंस में जाने का मन था। मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी के एग्जाम दिए, मैंने सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम दिए। मैंने क्या इन सब एग्जाम्स मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट में, इन सब में यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं डिफेंस रिलेटेड, सीएपीएफ के, इन सब में मेरा ज़्यादा रुझान बोल सकते हैं, या मेरा ज़्यादा रुचि, हाँ सॉरी, रुचि मेरी इसमें ज़्यादा है और मैं उसी में जाना चाहता हूँ। तो मेरा उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यूपीएससी के अंदर आते हैं, सिविल सर्विसेज में भी मैंने अभी देखा नहीं है, अभी एग्जाम्स सिविल सर्विसेज के मैंने दिया नहीं है अटेम्प्ट, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, तो देने के लिए आप लोग का आशा करता हूँ कि इसमें आप बहुत अच्छा करें। सो मैं क्वेश्चन अपना पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। सबसे पहले टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है ये बातें करना, हम सब स्टूडेंट्स को मिलकर साथ में आगे। देखिए मेरा एक, सॉरी मैं आपके चैनल पे थोड़ा बोल रहा हूँ अपना, कोई बात नहीं, क्वेश्चनिंग की। हम देखिए, जो एक होता है फिजिकल, जो एक फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है, फिजिकल प्रोटेस्ट होता है, राइट। एक होता है इंटरनल, मेंटली, साइकोलॉजिकली अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो ये एक मीडियम हमको मिल गया है, इंटरनेट का, है ना, मीडिया का मीडियम मिल गया है, जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं, बातें अभी पहुंचा सकते हैं लोगों तक। एक दो भी, अगर 1% लोग भी देखते हैं जो हमारे व्यूअर्स में से, वही काफी हो जाता है, राइट। तो देखते हैं आप लोग क्या सोचेंगे आज हमारी वार्तालाप से, हमारी जो कन्वर्सेशन होगी, हमारे जो डिस्कशन होंगे, उससे क्या निकल के आता है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, ये टोटली अनस्क्रिप्टेड है, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, कैसी बातें होने वाली है, जस्ट देखते हैं। हाँ, और मेरे पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, लेकिन वर्तमान में जो चीजें घट रही हैं मैं उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं और अभी तैयारी भी कर रहे हैं। आप बहुत अरे कोई बात नहीं। अच्छा, मैं इसलिए सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जो शिक्षा व्यवस्था प्रेजेंट टाइम में है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बच्चों के प्रोटेस्ट में सिर्फ यही मांग थी, क्या उनके शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने से सब कुछ सही हो जाएगा? देखिए, अगर जस्ट रेजिग्नेशन से ही सारी चीजें हल हो जानी होती तो मैं उससे पहले एक बात करना चाहूंगा। आज हमको दिख रहा है कि कुछ बच्चों ने सुसाइड किया, ठीक है, 20 बच्चों ने, हाँ, नंबर्स मुझे नहीं याद है, नंबर्स मेरे बड़े भाई करेक्ट करेंगे अगर मैं गलती करता हूँ। तो कुछ बच्चों ने सुसाइड किया, ठीक है, उससे क्या आज का ही प्रॉब्लम था? ये हमेशा से, अगर आप देखेंगे ना, हर साल कुछ युवा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। एग्जाम्स के ही रिलेटेड कॉलेज में भी आप देखेंगे, हर जगह ये चीज हो रहा है। तो आज ऐसा क्या हो गया जो इतना, मतलब प्रोटेस्ट इतने मास लेवल पे चला गया? ठीक है, उनको रेजिग्नेशन की डिमांड की गई, चलो ठीक है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया,
ठीक है, उन्होंने अपना कुर्सी खाली कर दिया, लेकिन अब जो उस पे बैठेगा इंसान वो भी तो हम ही ने चुना है, हम ही ने चुना है, राइट? मेजॉरिटी, हाँ, हम ही चुने हैं उनको, वो हमारे द्वारा ही आए हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम ही चुनते हैं डेमोक्रेसी में। तो अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, हम जेन्युइनली नहीं समझेंगे कि हम क्या हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई का मतलब क्या है, अगर हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है, राइट, हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया नहीं है चीजें, जो मैं पर्सनली सोचता हूँ कि हर एक माँ बाप को आज के टाइम पे अगर वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो उससे पहले उनको खुद को एडुकेट करना पड़ेगा। खुद को आप नहीं समझदार है, शिक्षक है, तो आप मत बच्चे को जन्म दीजिए दुनिया में, आप एक व्यक्ति को जन्म देते हैं, राइट, वो एक इस दुनिया में आता है, आपके भरोसे होता है, 10-15 साल तो आपके पूरा डिपेंडेंट होता है, उसके बाद उसकी सोच थोड़ी विकसित होती है। अब आप उसी में ही उसको जो आप है जैसे वैसे उसको बना देते हैं, सीख दे देते हैं, जो अपने तरह से कुछ सीखता है थोड़ा नए तरीके से सीखता है, जैसे जेंजी है वो अपने थोड़े नए कूल डूड बनकर सीखते रहते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये बहुत बाद की आती है कि रेजिग्नेशन दे दिया नहीं दिया, ये तो एक चलो एक हमको दिख रहा है, आज हमको दिख रहा है, चलो हम मान लिए, ठीक है, कि आज हमको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम आ गई। क्या ये प्रॉब्लम पहले से नहीं हुआ करती थी क्या? बिल्कुल हुआ करती थी। अगर हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम लीक हुए, वो एग्जाम्स तो लीक होते थे, उसके पीछे का कारण क्या था? इतने ऐसा क्यों हो रहा है कि एक सीट के पीछे इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? बस हमारे कंट्री में ही ऐसा होता है। अगर आप देखें, एक सीट के पीछे रेशियो होता है 1 सीट रेशियो 1000, 1:1000 का रेशियो हमारे यहाँ एक ऑन एन एवरेज एग्जाम में होता है। नीट का यदि आप देख लें, नीट 1,30,000 सीट है और 20,000 बच्चे एक, उसका मतलब अगर आप मैथ्स करेंगे, उसका मैथ्स करेंगे तो 1000 सीट के पीछे 12 लाख बच्चे आ गए हैं। अब सोचिए, ठीक है, अब इस पे आप खुद सोचिए, हमारे देश में ऐसा होता है, और किसी कंट्री में आप जाके देख लीजिए, किसी भी कंट्री में आप जाके देख लीजिए, उनके यहाँ पे ऐसा नहीं है। और बात बताता, तो गुस्सा और क्या है बच्चों में, उनमें किस चीज का आक्रोश है? एक गुस्सा बहुत है जो हमारे यहाँ पे ना सिस्टम बहुत गंदा है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले मैं बस नीट का तो अभी चल रहा है, बट मैं आई थिंक इसी मंथ की बात है, मैं एक ऐसे पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें ये था कि 2-3 बच्चे लड़कियां थी, कॉलेज एग्जाम देने जा रही थी, अपना आर्ट कॉलेज थे कि बीएससी साइंस कॉलेज के थे, मुझे नहीं मालूम। तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में मिनिस्टर्स को जाना था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ट्रैफिक क्या होता है, रोड खाली कर दीजिए ताकि मिनिस्टर्स प्रॉपर्ली चले जाए। उनको नीट एग्जाम जो री एग्जाम हुआ उसमें हुआ था। अच्छा, मुझे इसका नहीं था, लेकिन उससे पहले पेपर भी छूट गया। हाँ, तो उसमें एक चीज हुआ था। अब उस चीज में मैंने देखा वो बच्चियां लेट हो गई, एग्जाम हॉल में उनको एंट्री नहीं मिली, वो दरवाजा पीट कर रो रही थी, ठीक है। अब ये हमारे देश में प्रॉब्लम हो रही है। अब हम इसमें फिर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारे देश में बच्चों का क्या हाल हो रहा है। आप अपने सिस्टम में जो हम एक ईगोइस्टिक या एक बोल सकते हो कि बहुत पॉपुलराइज्ड वे में जी रहे हैं, शो ऑफ तरीके में जी रहे हैं, बहुत लग्जरी जिसको दिया गया कि भाई वीआईपी का जो मेंटालिटी और साइकोलॉजी हमारे यहाँ पे आ गया, उसमें जी रहे हैं। तो कहां से आप बच्चों को कहां वैल्यू दिया जाएगा? चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, चाइना हमारा पड़ोसी है, उनके यहाँ पे एग्जाम होता है गाओ, ठीक है, गाँव का एग्जाम होता है उनके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, हाँ, एडमिशन के लिए। तो उस जिस दिन वो एग्जाम होता है उस दिन सारे पब्लिक ऑफिसेस, सारे रोड ट्रैफिक जितने भी वो जितना हो सकता है वो लोग मिनिमाइज कर देते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, सब बंद करवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा है कि। और चाइना का ग्रोथ देख लीजिए आप, एजुकेशन में देख लीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, और हर चीज में देखिए उनको आप बढ़ रहे हैं। तो हम ठीक है, हम बोलते हैं तानाशाह है, बट तानाशाह किस सेंस में हम देखते हैं? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम लोग डेमोक्रेसी समझते नहीं है। पहली बात, हमारे लोगों को समझाया ही नहीं गया, हमारे आम नागरिक समझता ही नहीं डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है। बस डेमोक्रेसी मिल गई है, ठीक है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखेंगे, हम दिल नहीं छोटा करेंगे, हम सीखेंगे। अभी मेरे पास और भी बातें होंगी, हम बात करेंगे, ऐसे बोलूंगा मैं सवाल आने पे। तो अच्छा, मेरा सवाल अगला यही सवाल थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप बताएं कि इसमें क्या क्या अच्छाइयां या क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। जैसे एनटीए कराती है नीट का एग्जाम, एनटीए ने 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया, 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, और ये आश्वासन दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जांचें चल रही हैं। और ये भी हुआ कि जब मतलब ये प्रोटेस्ट पता नहीं कैसे बढ़ गया, और बढ़ना भी चाहिए था क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी जान दे दिए। अच्छा, मेरे में एक पॉइंट और, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट आ गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा। जैसे आपने बोला कि बच्चों में इतना गुस्सा आ गया, ठीक है, प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, तो इसके पीछे गुस्सा और भी हो सकता है। चलिए मान लीजिए, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने यूपीएससी एग्जाम दिए, मैंने आज तक यूपीएससी एग्जाम कभी लीक नहीं सुना, आज तक कभी नहीं हुआ। आपने भी दिया होगा, आपने। हाँ, यूपीएससी का एग्जाम लीक होने का एक कारण और ये कि ये
यूपीएससी जो है वो एक संवैधानिक बॉडी है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। Constitutional body। करेक्ट। अच्छा, तो यदि नीट को भी या किसी ऐसे संस्थान को ये दिया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, तो हो सकता है ये चीजें ना दिखे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है, अगर हम आम इंसान को समझा दें तो वो उस पे उस तरीके से प्रोटेस्ट करे। पहली बात ये भी एक बात होनी चाहिए, ये मांग जेन्युइनली होना चाहिए था कि नहीं कि बिल्कुल होना चाहिए था। एनटीए या कोई भी ऐसी बॉडी को एग्जाम का हाँ। जिम्मेदारी देनी चाहिए जो कि अच्छे तरीके से करवा पाए। यूपीएससी का आज तक, जब से भारत आजाद हुआ है उससे पहले, जब से यूपीएससी के अंडर में एग्जाम हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, आज तक कभी पेपर लीक नहीं हुआ है। क्यों लीक नहीं हुआ है? रीजन है, ये भी एक रीजन है। दूसरी चीज, जब तक हम उस पे अच्छे से काम नहीं करेंगे, कोई भी मंत्री आ जाए वो चीज नहीं सही होगी। सिस्टम सुधारना पड़ेगा, सिर्फ एक इंसान के रिकग्निशन से कुछ सही नहीं होगा। चलिए, मैं उसके बाद अब एक पॉइंट और, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरे रूम में एसी नहीं है, कूलर में नहीं चलाया हूँ क्योंकि वॉइस कट जाती और डिस्टरबेंस उसमें होती, तो गर्मी इनको भी लग रही है और हमें भी लग रही है। चलो, मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जो वहाँ पे स्टूडेंट थे, उसमें जरूरी नहीं है कि सब लोग जेन्युइन स्टूडेंट थे। 20% मुझे लगता है कि जेन्युइन स्टूडेंट थे जो कि नीट या अलग अलग परीक्षाओं से थे। बाकी सब एक राजनीतिक पार्टी या अपने अपने अलग अलग मुद्दे से वहां पे पहुंचे हुए हैं। जैसा कि वहां पे धर्म को लेके, जाति को लेके, हर चीज को, नेशनल एंटी नेशनल बातें की गई, ये सब बातें की गई। इस पे क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी चीज, मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आनंद तिवारी जी ने अपने 6वीं से 12वीं तक की परीक्षा सरस्वती विद्या मंदिर सुल्तानपुर से पढ़ाई की है, जो कि एक आरएसएस कॉलेज है। तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, जैसे कि बहुत लोगों ने, मैं किसी जाति धर्म विशेष या किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी से नहीं जुड़ा हूँ, धर्म जाति का मैं सम्मान करता हूँ, अपने नेशनल को सबसे आगे रखता हूँ। तो आरएसएस के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि आरएसएस का इनका कॉलेज था, वहां पे कैसी शिक्षाएं दी जाती थी, आपको धर्म विरोधी बातें बताई जा रही थी कि राष्ट्र विरोधी की क्या शिक्षाएं दी जा रही थी, वहां पे कौन कौन से लोग पढ़ते थे, सिर्फ आप मतलब सिर्फ आरएसएस को सपोर्ट करने वाले पढ़ते थे कि सबके लिए शिक्षाएं थी, वहां की व्यवस्था क्या थी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा सवाल है, ठीक है, और ये तो मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं इस पे अच्छे से बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो मैंने अपना 12th पास किया वहां से, तो 6 12 मैंने पढ़ाई की। मैं आपको बता दूं, वहां का पहले रूटीन बताना चाहूंगा कैसा होता है। वहां पे वंदना होता है, सरस्वती वंदना होता है। अगर सोमवार का दिन है तो वहां पे शिव स्तुति होती है। मंगलवार को वहां पे हनुमान जी का चालीसा होता है, ठीक है। बुधवार को वहां पे एक अब नाम नहीं, संस्कृत थोड़ा नहीं हो पा रहा है, कुछ मंत्र होते हैं उनको, और ऐसे हर दिन का वहां पे शेड्यूल होता है। उसके बाद शांति पाठ होता है, ठीक है, भोजन मंत्र होता है लंच से पहले, छुट्टी से पहले वहां पे वंदे मातरम होता है। और मैं अपना बता रहा हूँ, पर्सनल मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं, मेरे साथ जितने भी थे, मेरे साथ ऐसा मैंने देखा ही नहीं है। ऑब्वियसली उसमें हिंदू देश है हमारा, तो हिंदू रहेंगे ही, ठीक है। ब्राह्मण, ऐसे हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, सिंह, ठीक है। मैंने हर जात के बच्चे को मेरे साथ पढ़े हुए हैं। मैंने मुस्लिम भी थे, जबकि उनका तो वहां पे ऐसा अगर देखा जाए हम कि जिस तरह से उनका होता है, रूटीन होता है, वो तो कुछ नहीं हो रहा। बट मेरे सारे फ्रेंड्स थे, मैं नाम बता दूं आपको उनके, वो सब करते थे वंदना, और उनमें तो बहुत अच्छा, हम लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। इवन कभी कोई टीचर ने ऐसा नहीं किया कि नहीं दिस बॉय इज हिंदू, दिस बॉय इज मुस्लिम, सो वी शुड डिस्क्रिमिनेट। आचार्य बोला था, हम हमारे आचार्य जी बोला था, आचार्य जी, सर बोलो। अच्छा, जब मैं 6th में गया था स्टार्टिंग में, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, वहां पे लोग ना हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी बोलते थे, ठीक है। तो फी बुक को भी, फी रिसीट को भी उन्होंने शुल्क पावती बोलते थे। अब सोचो ये सब नाम सीखा हुआ है, ठीक है। तो मेरी हिंदी जब हिंदी मतलब अभी भी है बट फ्लो में नहीं है, ठीक है। तो वहां पे मैंने बहुत अच्छी चीज, आचार्य जी का पैर प्रणाम करो, और वहां पे ये कोई बॉन्डेज, मतलब कोई अपने ऊपर मतलब फोर्स नहीं था कि आपको पैर छूना है, वो खुद बोलते थे बेटा देखो रिस्पेक्ट करना, हमसे रिस्पेक्ट करना, हमारी रिस्पेक्ट करना, हमारे पैर छू के नहीं होता। इसी ये चीज हमको सिखाया गया। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने उस विद्यालय में मैंने सीखा हुआ है कि पैर छूकर किसी का रिस्पेक्ट नहीं होता है। हो सकता है पैर छू रहे हैं समाज के उससे डर से, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुछ आप बोल रहे हैं। तो मेरे स्कूल में वो सब चीज सिखाया गया मुझे, मैं तो यही सीखा वहां पे। और ना जात विरोधी बातें कभी हुई, ना कभी किसी पार्टी के लिए बातें की गई। ऑब्वियसली वो आरएसएस का है, बीजेपी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उससे उनको अटैच्ड है। तो जब इलेक्शन आता था तो बिल्कुल एक हमारे ऐसे होता था कि पूछते थे, चलिए आप बताइए कि मैं अभी बता रहा, 2017 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है, यूपी का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। तो उस टाइम पे हमारी सरकार कौन थी? अखिलेश यादव सरकार थी। तो
तो उस टाइम पे मैं अपना हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को बुलाया गया, बैठाया गया और वहां पे क्वेश्चनिंग की गई कि चलो ये नहीं बोला गया कि किस पार्टी को, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये कभी बोला ही नहीं गया किस पार्टी को वोट देना है। सी वी आर स्टूडेंट राइट, हम लोग को हमको सिखाया जा रहा था कि आप लोग देश के प्रति कुछ सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, राजनीति में कैसे काम होता है अगर आप नहीं जानेंगे, एक डिस्कशन के थ्रू नहीं जानेंगे कैसे जानेंगे। तो हमसे पूछा गया चलिए बताइए कि देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब ये जो क्वेश्चन है एक जेन्युइन क्वेश्चन है, किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है ना। उन्होंने ऐसा एक बार भी बोला कि अच्छा सपा की क्या गलतियां बताइए, सपा को नहीं दे रहा है वोट, बीजेपी को वोट दे रहा है, ठीक है, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। और उन्होंने अच्छे से क्वेश्चनिंग की तो हम लोगों ने आंसर अपना, अच्छा बच्चों को नहीं मालूम होता, हम अपना ऑनेस्ट आंसर दे रहे थे कि करप्शन, ठीक है, उस पे काम करना है, हमारे यहाँ पे गड्ढे हैं रोड पे, उस पे काम करना है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, रिवर्स गंदी है, ठीक है, AQI क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में बातें हुई। अच्छा एजुकेशन के ऊपर काम करना है, ये सब चीजें हम बोल रहे हैं, हम बच्चे होकर हम सब बातें कर रहे थे। तो हमारे यहाँ एक अनबायस्ड, एक निष्पक्ष तरीके से हमको सिखाया गया है और सब जाति धर्म सब बच्चे बोल रहे थे। अब तो मैं तो बहुत प्यार से, मतलब मैंने बड़ा एंजॉय किया है। मैंने ऐसा स्कूल, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में मैं जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है मैंने कभी नहीं देखा। बात सारी यही आती है कि इंसान कैसे होते हैं, इंसान की बात आती है वहां पर। अगर इंसान सही है, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, डजंट मैटर। APJ अब्दुल कलाम सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन वो हर चीज को समझते थे, पढ़ते थे, और वो क्या उन्होंने अचीव किया है आप जाके चेक कर सकते हैं। उनको क्या माना जाता है आज भी, उनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक देश नहीं, पूरा दुनिया उनको प्रेम देता है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम पढ़ते हैं, वो किसने लिखा है? एक मुस्लिम में लिखा, मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, आप अगर जात धर्म की बातें करेंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट है नहीं। अलग बात है पॉलिटिकल पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी है, उनका एजेंडा है, उनका कुछ बेनिफिट्स हैं। वो भी पार्टी हमारे यहाँ गवर्नमेंट में रह चुके हैं, उन्होंने क्या काम किया, अगर हम उनकी भी मिस्टेक्स देखें, उनकी भी गलतियां देखें तो हमको पता चल जाएगा। बात क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आम इंसान क्या कर रहा है। आम इंसान अपनी आंख कान क्यों नहीं खोल रहा, उसको सारी चीजें दिख रही है, उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करता। मैं आज की बात बता रहा हूँ, जैसे सोनम वांगचुक जी हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2018 में गंगा रिवर के लिए एक वैज्ञानिक थे हमारे, वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है, नाम बता दो, GT अग्रवाल, ठीक है। 2018 में उन्होंने ऐसे अनशन किया था और उनकी डेथ हो गई अनशन पे। और एम्स उत्तराखंड में ऋषिकेश में उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने, सरकार ने उनसे बात नहीं की, 111 दिन तो उन्होंने अनशन रखा था, प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हुई थी 2018 में। वो साइंटिस्ट है हमारे देश में, सोचो एक साइंटिस्ट, वो भी उससे पहले बहुत सारी चीजें किया था उन्होंने। IT से देश विदेश से पढ़ाई की थी। आप जाके सर्च करिए GT अग्रवाल के बारे में, आपको मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये चीज अगर और किसी यूरोपियन कंट्री में होता, किसी अमेरिकन कंट्री में, वहां पे अगर कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट अगर एक प्रोटेस्ट करता है ना, वहां पे रिस्पेक्ट दी जाती है, तब वो देश आज इतना अमीर है। तो ये कहा जा सकता है कि जो आज हुआ और उस दिन, जिस दिन की आप बात बता रहे हैं, ऐसे में सरकार अपने फायदे के लिए सोची, जो अभी इस्तीफा दे दी या तुरंत बच्चों की बात समझ ली, क्योंकि यहाँ पे सरकार के गिरने की या सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल और वोट बैंक की राजनीति के चलते ये चीज पे ज्यादा जल्दी कार्रवाई की गई और उस चीज के बारे में सोचा भी नहीं गया, क्योंकि जबकि वो देश के हित के लिए था, गंगा रिवर के लिए था। उन्होंने कहा कि हमारी गंगा को आप मार रहे हैं, आप अपनी गंगा को मार रहे हो। और गंगा रिवर में ऐसी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो खुद के एंटीबॉडीज को मारते रहते हैं, लेकिन आप उसका फ्लो रोक दोगे, आप वहां पे डैम बना दोगे, तो उसमें बैक्टीरिया आएंगे नहीं, वो गुड बैक्टीरिया में नाम आते हैं। साइंस है। देखिए हमारे यहाँ पे ना जो बेसिक साइंस में हमको बच्चों को ना इस तरह से पढ़ाई जाती है, इस तरह से हमको एक समाज ने क्रिएट कर दिया कि बेटा आप पढ़ाई करो जस्ट टू गेट जॉब, होता नहीं, बस आप जॉब के लिए पढ़ाई करो। ये चीज हमारे यहाँ डाल दी गई है, जबकि ऐसा रियलिटी नहीं है। आप अपने घर में देख लें, जॉब में ही, गवर्नमेंट जॉब में ही बता रहा हूँ, आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो जॉब पाने से पहले बहुत पढ़े लिखे थे, जॉब पाने के 1 साल 2 साल बाद उनकी एजुकेशन जो लेवल था बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई से बस जॉब करने के लिए ही पढ़ते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। चलिए मैं अब आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपसे सलाह मांगता हूँ कि आजकल की जो जेनजी है, जिस तरीके से किसी के भी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी के भी बहकावे में आ जा रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कुछ शब्दों में, जिसके बाद मैं बहुत शॉर्ट में आंसर दूंगा इसका, बहुत ऑनेस्ट आंसर है। लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखो, आप ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट एंड सी योरसेल्फ, एक्सेप्ट योर मिस्टेक दैट यू हैव born in that family and you have learned so many things। आप बहुत सारी गलत चीजें सीखी हुई हैं,
आपने उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करिए। और ये एक सच्चा इंसान का वही निशानी होता है जो अपनी गलती मान लेता है कि हाँ भाई मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ मुझे इस चीज सिखाया नहीं गया, और उस परिवार की गलती नहीं क्योंकि उनके पिताजी ने सिखाया उनके पिताजी ने सिखाया। तो एक प्रथा चली आ रही है, कह सकते हो एक तरह का क्या बोलते हैं उसको, पेरेंटिंग मिलती चली आ रही है, ठीक है, एक पैट्रियार्की चली जाएगी। बट नाउ आपके हाथ पे मोबाइल फोन, इंटरनेट, बुक्स, लाइब्रेरीज, गो एंड लर्न और बी ऑनेस्ट। आप एकदम सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ, और इसको बस यहीं तक मत सोच लीजिए बस हाँ बस किताबें पढ़ना है। पढ़ना, आप भगत सिंह के बारे में देखें, भगत सिंह पढ़ाई करते थे, रीडिंग थे उनकी, उनका एक आता है कि उनको फांसी की सजा मिलने वाली है, तो उन्होंने रीडिंग कर रहे थे अपना, तो अभी सोचो जस्ट 2-3 घंटे में 4 घंटे में उनको फांसी मिलने वाली है, तो रीड करते हैं और उसके ऊपर ऐसे लास्ट पेज जहां रीड करते हैं ना, आखिरी पेज उसको मोड़ देते हैं, तो बोलता है कि एक इंसान की आप क्यों कर रहे हैं, आप भी तो आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, आप तो मरने वाले हैं, आपको तो मृत्यु दंड मिला हुआ है। उन्होंने नहीं, मुझे कंटिन्यू करना है यहाँ से। सो सोच लो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज वोरेसियस रीडर। उनको ये था कि मुझे जानना ही नहीं क्या होने वाला आगे, मुझे तो अभी में इन्वॉल्व होना है, मुझे अभी में इन्वॉल्व होना है, मुझे सही काम जो है मुझे दिख रहा है भाई। रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग से आती है, गुड बिकम अ गुड रीडर, देन यू बिकम अ गुड लीडर। और आप अगर अच्छे लीडर हो, आप अच्छे लीडर्स की पहचान कर पाओगे। समाज को ऐसे ही थॉट की, ऐसे ही बातों की जरूरत है। जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने अपने लाइफ में यही सब ऑब्जर्व किया है। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरी बातें नहीं है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग रह चुके हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोलूंगा उनको, जो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम बोलते हैं काम कर चुके हैं, आप उनके बारे में जाके पढ़ लीजिए। मैं कुछ नाम सजेस्ट कर दूंगा आपको। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़िए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लीजिए आप, ठीक है, विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लीजिए आप बाबा ओमी बाबा के बारे में पढ़िए। ओमी बाबा ग्रेट साइंटिस्ट ही वाज। ऐसे ही इनको, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ लीजिए आपको। हाँ, तो आखिरी शब्दों में मैं एक बात आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि जातिगत बातें भारत में आजकल बहुत ज्यादा होती चली जा रही हैं, और आने वाले समय में 2026 में जैसे कि आपको पता है कि जनगणना भी हो रही है, जातिगत जनगणना हो रही है, 27 तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद बहुत कुछ बदलेगा देश में, क्योंकि आप देख रहे हैं 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, और उसके बाद ये भी था जातिगत जनगणना जो है वो भी बहुत दिन के बाद हो रही है। तो बहुत कुछ बदलने वाला है। तो ऐसे में जो जातिगत बातें हो रही हैं, धर्म विरोधी, जातिगत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और निम्न को बातें हो रही हैं निम्न लोगों की, तो मतलब निम्न लोग खुद बोल रहे हैं, हम लोगों में तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। भीम जी की बातें हो रही हैं, तो इसके बारे में आप 2 शब्द कुछ बोल दीजिए कि आपको क्या लगता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, या ये सब चीज समाज के लिए सही है कि गलत है, आज आपकी क्या भावनाएं हैं? मैंने तो आंसर पहले दे दिया, बिकम ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, सी ऑब्जर्व करिए जो चीजें ऑनेस्टली उसको मान लीजिए कि भाई हाँ इसमें गलती है, इसको समझना है। बात है जातिगत जनगणना की बात की जा रही है कि भाई अभी जनरल में इतने लोग रहेंगे, है ना, एससी में इतने लोग रहेंगे। अच्छा, इस जनरल में कौन कौन सा आता है नाम, ब्राह्मण है कितने, इसमें क्षत्रिय कितने आएंगे, ठीक है, ऐसे नाम आएगा। ठीक है, ये बातें सही हैं, और इससे मैं आम इंसान की बातें कर रहा हूँ क्योंकि आम इंसान से देश चलता है। हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट, लेकिन आम इंसान अगर सही नहीं है, आम इंसान का पेट नहीं भरा, उसका दिमाग सही नहीं चल रहा, उसके दिमाग में सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, और देश आपका सही तरीके से रन नहीं कर पाएगा। और आम इंसान, अगर मेजोरिटी लोग वही चीज कर रहे हैं, जैसा कि हमारे देश में दिख रहा है। आपने बोला कि भाई कास्ट सेंसस होने वाली है, मतलब हो रहा है, उससे क्या प्रोस एंड कॉन्स उससे क्या होंगे, फायदा और नुकसान क्या होने वाला है। देखिए, इसमें अगर आम इंसान की बात की जाए तो भाई अपना देख रहा है कि चलो अब मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना, मतलब मैं इस जात का हूँ, हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं, चलो हम लोग को ये चीज मिलेगा। मैं मेजोरिटी में आता हूँ, हमको पॉपुलैरिटी हमारी ज्यादा रहेगी, हमारे पब्लिक हमारा लीडर चुना जाएगा। अब हमारा लीडर मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरीवन इज इंडिविजुअल, हर इंसान अलग होता है, हम दोनों भी अलग ही अलग हैं, हम हैं एक ही जात धर्म के, लेकिन आपकी कंडीशनिंग अलग है, माइंडसेट, आप अलग तरीके से पढ़ाई किए हैं, आप अलग चीज दुनियादारी देखे हैं, मैं अलग देखा हूं, तो हम कैसे एक हो गए। हाँ, बेसिक एक बायोलॉजिकली वी कैन से कि हाँ ही इज अ ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियंस, मैं भी होमो सेपियन में आता हूं, वैसे आप सब भी आते हैं। तो इसमें ये जो बातें है ना, ये बहुत ही, अब इसमें मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, बोलने के शब्द ही नहीं है क्योंकि बहुत छोटी बातें हैं। जात धर्म की बातें करना, आज भी हमारा देश इतना आजाद हो गया, 80 साल होने वाले हैं, ठीक है, नहीं कब हुआ था, 1947 में हुआ था। तो आरक्षण के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए आप। आरक्षण के बारे में मैं क्या बोलूं, रिजर्वेशन के बारे में यही है, चलो आरक्षण के बारे में बोलता हूँ। चलिए, गलती तो किया है,
बात सही है, गलती किया है, हमारे पूर्वजों ने गलती की है क्या चीज की, जनरल वालों ने ही, जैसे हम बोलते हैं कि पार्शियलिटी तो हुई है, इसको हमको मानना पड़ेगा भाई, पार्शियलिटी हुई है, ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन ने नहीं किया, आज के लोगों ने नहीं किया। उसका बदला आप मूवीज में देखते हो कि क्या अगर बाप ने गलती की बच्चे से वही बदला लोगे? बच्चा तो ऐसा नहीं कर रहा। हमारे कितने चैनल में लोग हैं, ब्राह्मण कितने लोग हैं, अगर आपके उससे बात किया जाए तो हमारे कितने ब्राह्मण भाई हैं, वो हमारे उस नजर से बोल रहा हूँ, वैसे एक्चुअली वो हमारे नहीं है, सब इंसान अलग ही होता है। वो सर्विस दे रहे हैं, फौज में सर्विस दे रहे, डिफेंस में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, गवर्नमेंट में है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस बात उनको क्या मिलने वाला है? उस बात कुछ नहीं मिल रहा उनके ना। अगर आपकी तरह सोचा जाए कि उन लोगों की सोचा जाए जो इस तरह से पार्शियलिटी की नजरिए से देखते हैं, तो कुछ नहीं मिल रहा, वो तो बस सैलरी दे रहे होंगे, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा, हम तो बहुत ही। लेकिन मेहनत जो होती है, ईमानदारी जो होती है, वो आपकी अपनी होती है, ठीक है। वहां पे आप आरक्षण के भरोसे बैठोगे तो आपके दिमाग में पड़ गया कि हाँ चलो आरक्षण मिल रहा है तो हमारी इतनी मेहनत करनी है, बस इतना ही मेहनत करेंगे हो जाएगा। उससे क्या होगा? आप डॉक्टर बनते हैं, नीट के एग्जाम में चलो आपको आरक्षण मिल गया, आप उतने से ही डॉक्टर बन जाएंगे? हम तो हायर नहीं करेंगे आपको, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लौट आएगी, क्योंकि आपने डॉक्टर तो भाई आप आरक्षण बेस पे गए हो, आप में फिर आप मेरिटोरियस नहीं रहोगे। हमें लगता है कि हम बस कॉलेज मिल जाए, हमारा करियर बन जाए, हमको जॉब मिल जाए। ये कितनी खतरनाक बातें हैं हमारे देश के लिए आज के टाइम पे, ठीक है। आरक्षण तो चलो एक गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, क्योंकि और भीमराव अम्बेडकर ने क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन था, उन्होंने जिस सोच से लिखा था उस सोच को हम कभी पकड़ नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है समय के लिए उन्होंने ये कहा था कि उनको, उनके पास देखो शेयरिंग बराबर नहीं हुई है, बात सही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, ज्यादा थी, लेकिन इनको उनका हक नहीं मिला है, उनको जमीन नहीं मिली है, ठीक है, उनको उनसे काम करवाया गया है, उनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, उनको सोने घर नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, ये सब चीजें हम मानते हैं, ये सब चीजें मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है, हो रहा है, उसके लिए उनको वो सब चीजें दी, लेकिन वो भी एक इंसान है। ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये ब्राह्मण, शूद्र, ये सब चीजें हट के पहले वो एक इंसान है, उसका दिमाग है, दिमाग वो सीखता है जैसे हम सब सीखते हैं, हमारे में सीखने की जैसी कम्युनिटी वैसे उसमें भी है, ठीक है। तो वो ऐसी चीज सीख लेगा, गंदगी, तो फिर उसके बारे में बेईमानी आ गई ना कि यार बस मुझे इतना ही काम करना है जिससे मुझे इतना मिल जाए, फिर कहां से डेवलपमेंट होगा बताइए, कहां से होने वाला है? और जनरल में जो बच्चे हैं, चलो ठीक है, उनको एक बैकिंग है फाइनेंशियली, तो वो रहते हैं भाई बाप है, चलो मेहनत करें, वो मेहनत कर ले जाते हैं, वो मेहनत करेंगे, उनको ये रहता है कि चलो मैं मेहनत करूंगा तो मुझे 1 साल 2 साल 3 साल तक मुझे इतना है कि हमको फायदा मिल जाएगा। वो लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे मेहनत करना पड़े, मुझे हम परसेंटेज बेस मिल जाए। आप इंसान, दोनों इंसान हो, आप दोनों लोग गलत गलत चीज सीख रहे हो अपने दिमाग में, बस आप अपना सोच रहे हो, लेकिन अपने से कुछ नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा उसका इम्पैक्ट है क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी, क्लाइमेट चेंज। आज हमारे जो हमको इतनी गर्मी लग रही है, इस मौसम में बारिश नहीं हो रही है, इन सब का अगर हम देखा जाए, रूट कॉज देखा जाए ना, हमारी जो सोच है ये सब है। हम कार्बन एमिशन इतना बढ़ा चुके हैं इसी कंजम्पशन के कारण, इतना कंजम्पशन होता है, इतना कार्बन एमिशन होता है हमारे यहाँ पे कि क्या बताएं। आप अगर उसका डिटेलिंग करेंगे, आप जाके पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ पे एक टाइम ये होता था कि भाई इस धर्म के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, जिससे क्या होता है कि हम लोग देश पे कब्जा कर पाएंगे आप व्यक्ति पैदा कर रहे हैं, वो कंज्यूम कितना करेगा? वो जिंदगी में कंज्यूम करने वाला है, ठीक है, वो क्या क्या खाएगा, उसका कुछ लिमिट नहीं है। अगर हम साइंस में ध्यान साइंस पढ़ें तो बहुत सारी बातें हैं, इस पे बहुत सारे लंबे लंबे डिस्कशन हो सकते हैं, मैंने बहुत कुछ बोला है सब अगले भी दिन कुछ बातें अगले दिन के लिए छोड़ा जाएगा। हाँ, देखो मेरा सार ये था कि आप लोग खुद पे फोकस करें, और रही बात जहाँ जात धर्म की, तो इन सब चीजों से ऊपर उठें, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे के बीच में ना फंसे। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आप इन लोगों के चलने में ना आए, इन लोगों की बातों में ना आए। और अंत शब्दों में ये भी है कि आरएसएस जैसे कॉलेज से पढ़े भी हैं, उससे रिलेट शाखा की कॉलेज से, तो इन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको बांटती है या हमारे अंदर भेदभाव जैसी चीजें पैदा करती है। तो आप उनके बारे में जब कुछ नॉलेज रखें, कुछ बातें देखे हों, सीखे हों, तो उसके बाद बोले। क्योंकि आजकल कोरोना टाइम में, उससे पहले कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में या देश को जब भी स्वयं सेवकों की जरूरत पड़ी, वो लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए देश के लिए। बाढ़ पीड़ितों में, वो बाढ़ कहीं भी आई है तो वहां पे भी वो सहयोग दिए हैं, कहीं पे भी जरूरत पड़ती है तो खड़े रहते हैं। कहा जाता है भारत में पाकिस्तान या चीन से युद्ध था, तब गृह मंत्री ने भारत के स्वयं सेवकों से मतलब आग्रह की थी कि आप देश की थोड़ा व्यवस्था संभालें। ऐसे टाइम पे पुलिस व्यवस्था भी उन्होंने ही संभाली थी, कभी भी उनके ऊपर ऐसी कोई लांछन नहीं लगे हैं। लेकिन क्या होता है कि देश को तोड़ने वाले पॉलिटिकल
एजेंडा जिनका होगा, क्योंकि बीजेपी उसी से रिलेटेड होती है, तो सबको विरोध जिनको कर रहा रहता है तो सब आरएसएस को भी साथ लेके करते हैं। बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ यही है कि धर्म हिंदू है, हिंदुत्व की बातें करते हैं, लेकिन सबको साथ लेके। हिंदुत्व का असली मतलब क्या होता है ये भी हमारे ये भी समझाया जाता वही है। समझाया जाता है। और अगर हमारा मैं इस तरह संस्कार, की- हमारे संस्कार हमारे व्यक्तित्व को उज्जवल करने की बात होती है। तो इसी के साथ मैं विवेक तिवारी, विवेक की बात में आप लोगों का, एक आखिरी आप लोगों बात से बोलना इजाजत चाहता हूँ, लेकिन हाँ एक आखिरी बात मैं बोल के अपनी बातों को, हाँ मैं थोड़ा बोल देता हूँ। अगर मेरी बात आपको समझ में आई, मेरी बातें आपने सुनी, जो मैं बोला, जिस तरीके से मैंने बोला, जो बातें मैं सोच पाता हूँ, अगर मैं सब चीज सोच पा रहा हूँ, तो इसके पीछे जो मेरे संस्कार हैं, अगर इसके पीछे ना मैं आरएसएस पढ़ा हूँ, उस स्कूल से पढ़ा हूँ। अब आप बोले कि भाई वहां पे ऐसा चीज होता है, अगर वहां पे ऐसा होता तो मैं शायद ऐसा ना होता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपने स्कूल को क्रेडिट देता हूँ, ठीक है। और मैं ही नहीं, मेरे जितने भी बैच के हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेजॉरिटी आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन सबको मैं कैमरा नहीं ला सकता, नहीं तो मैं लाके दे देता। हो कभी फ्यूचर में उनसे हम बात करेंगे, मिलेंगे। तो ये बातें इसीलिए थी कि आप इस बात को समझें कि वहाँ पे क्या शिक्षाएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आप किसी की माँ बहन बेटी को जिस तरीके से गाली दे रहे हैं, आप आरएसएस वालों को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की माँ को आपने कितनी गंदी गंदी गालियां दी, ये सब आप लोग ध्यान दिए होंगे कि एक शिक्षित पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, एक शिक्षित छात्र ऐसा नहीं कर सकता है। कुछ अराजक तक तो वहां पे इकट्ठा होके आप लोगों को भड़का रहे थे, आप लोगों के बीच में आके वो अराजकता फैला रहे थे। तो इसी सब शब्दों के साथ, वैसे मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अब विवेक की बात से आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ और धन्यवाद।